ना चाहते हैं। तुम एक सर्जिल को अंदर बंद करोगे, एक उमर खालिद को बंद करोगे, हम 100 उमर खालिद, 100 सर्जिल इमाम इस जमीन पे लाएंगे और आपके खिलाफ खड़े होंगे। जिनमें गरीब दलित माइनॉरिटी पढ़ने जाता है, किस तरीके से उसमें भी गिरावट आई, उनका फंड कट किया जा रहा है। हम ये देख सकते हैं कि युवा अगर पढ़ेगा नहीं, क्योंकि इनको डर है कि अगर युवा पढ़ेगा तो सवाल करेगा। सवाल किससे? दोस्तों, इस वक्त मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ। आप देखिए कि किस किस को कैद करोगे, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा लिखा हुआ। और इनजस्टिस की बात हो रही है। 5 साल का समय लगभग बीत चुका है और 5 साल बाद भी जस्टिस मिलना बहुत दूर की बात है। सुनवाई तक नहीं हो रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। और यहाँ पे तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जिन पर कहीं ना कहीं जो केस है वो चल रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये एक बड़ा मुद्दा देश में बना हुआ है। इसको लेकर तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे कि इस बार क्या कुछ मांगे लेकर जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और जो प्रदर्शन किया जा रहा है आखिरकार किस वजह से है। मेरा नाम विकी है और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। जेएनयू से सोशल साइंस में पीएचडी कर रहा हूँ और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन का मैं सेक्रेटरीट मेंबर। चलो, सबसे पहले सवाल फिर डेमोक्रेसी पे पूछ लेती हूँ। देश में लोकतंत्र है कि नहीं? हम देख रहे हैं किस तरीके से ये जो निजाम जब से 2014 से आई है, किस तरह से किसानों पे, महिलाओं पे। आपको याद होगा कि हमारे देश के जो रेसलर हैं इसी जगह पे प्रोटेस्ट किया था। हम सबको मालूम है। ये बोलते हैं, नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर हम देख रहे हैं किस तरीके से ये बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं। इनके लोग जो कि लड़कियों को शोषण करते हैं, जो हमारे देश के गौरव, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनके साथ किस तरह से शोषण करते हैं। अगर हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें ही जेल में बंद करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये देश जो है, ये लोकतंत्र खतरे में। ये लोग जो है वो संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि अभी भी देश जमीर अभी इतना भी गिरा नहीं है, हम अभी जिंदा हैं। और जब तक आप, चाहे महिला हो या दलित हो, आदिवासी हो, या किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हम लोकतंत्र के दायरे में रह के ही काम कर रहे हैं। और हमें मालूम है आप किस तरह से यूपी जैसे काले कानून जो है उसको अगर आपको वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि अभी तक आप देखेंगे 5.5 साल होने को है, हमारे साथ ही सर्जिल इमाम, उमर खालिद, गुलसिफा फातिमा किस तरह से 5 साल से सब सारे हमारे साथी जेल में बंद हैं। उनका कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि आप जो काले कानून सीए एनआरसी लाते हो, किसान के बिल लाते हो, काले कानून जो है उनको उन्होंने वापस भी लिया। उसी तरह से जिस तरह से यूपीए का आपने काले कानून जो है उसको आप किस तरह से यूटिलाइज करके हमारे साथी, जो कि उनका कसूर कुछ भी नहीं था, उनका कसूर ये है कि वो संविधान के दायरे में अपनी बात रख रहे थे, उनको इन्होंने जेलों में बंद कर दिया है। लेकिन हम ये लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे साथ है सारे साथी। यदि समाज को खतरा है ऐसे लोगों से तो वो अंदर है तो समाज बचा रहेगा। हम ये देख सकते हैं, अगर वो कहते हैं कि समाज को खतरा है तो हम और आप मिलकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि समाज को खतरा किससे है। जो संविधान पे धक्का बार बार मारने की कोशिश कर रहा है, या जो लोग संविधान के दायरे में रह के अपनी बात कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, अगर देश के रेसलर इस जगह पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हैं और उनके खिलाफ गलत होता है तब प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या वो संविधान का उनसे खतरा है, या लोग जो संविधान में बैठे लोग हैं, जो कि उनको, उनके साथ जो उनके लोग हैं, उनको बचाने के लिए जो उनको उनके शरण दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, बार बार वो संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन खतरा किससे है हम और आप समझ सकते हैं। अगर देश में, अगर हम फी हाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, अगर हम यहाँ पे एक जो बेसिक हमारा पढ़ाई के लिए कि हमारा फी ज्यादा नहीं बढ़े, हम बेसिक डिमांड करते हैं कि हमारे कैंपसेस, जितने भी कैंपस इस देश में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे पानी हो, बिजली हो, सही से शिक्षा मिले हमें। हम क्योंकि हमें मालूम है कि इस देश की जो ढांचा है वो किस प्रकार की है। कुछ ही चंद यूनिवर्सिटी इस देश में बचे हैं जो कि बेसिक पानी बिजली के लिए लड़ते हैं, पढ़ाई के लिए लड़ते हैं, उन पे अटैक करते हैं, उनको जेलों में बंद करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि संविधान का खतरा किससे है। ठीक है, अपने संविधान और लोकतंत्र पे बात की, बहुत खूब आपने कहा। आप एक युवा है, कुछ युवा जेल में बंद है, कुछ युवा आए दिन सड़कों पर पिटते हैं क्योंकि वो पेपर के लिए लड़ रहे होते हैं, पेपर लीक हो जाता है या फिर अपने एसएससी वाले भी देखे। तो युवाओं की स्थिति भारत देश में क्या है, और वही युवा जो मोदी जी कहते हैं कि आने वाला भविष्य है। जब मोदी जी 2014 में इस देश में आए थे, उन्होंने बोला था कि हम 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। क्या वो मिला? मिला? नौजवान को मिला? नहीं मिला। क्या शिक्षा का जो स्तर है, आप देखेंगे कि अभी भी लोग पीएचडी हायर एजुकेशन के लिए किस तरह से डिक्रीमेंट हुआ है। हम देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी 2014 के पहले थी, सरकारी संस्थाएं जिनमें गरीब दलित माइनॉरिटी पढ़ने जाता है, किस तरीके से उसमें भी गिरावट आई, उनका फंड कट किया जा रहा है। हम ये देख सकते हैं कि युवा अगर पढ़ेगा नहीं, क्योंकि इनको डर है कि अगर युवा पढ़ेगा तो सवाल करेगा। सवाल किससे करेगा? जो निजाम सत्ता में बैठे उससे करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं वहां के फी कट जो भी जो है
2014 के पहले यूनिवर्सिटी बनी थी, इन्होंने तो आज तक एक यूनिवर्सिटी बनवाया नहीं है। लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी बची थी वहां पे अटैक करें कि फी बढ़ा दो। उससे क्या होगा कि जो देश का दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी, गरीब तबके का लोग है वो पढ़ नहीं पाए। आप देखेंगे, अगर आप सर्वे करेंगे तो अभी भी 40% यूनिवर्सिटी में छात्र ऐसे हैं जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है। अगर आप फी बढ़ाओगे तो हम कहां से देंगे? इसका मतलब आप मुझे दरकिनार करना चाहते हो यूनिवर्सिटी से, और आप चाहते हो कि ये देश का जो भविष्य है, नौजवान है, पढ़े नहीं, इनको जॉब नहीं देंगे। क्योंकि 2 करोड़, अगर आप देखोगे तो 11 साल होने के, 22 करोड़। मेरा सवाल यही है कि क्या 22 करोड़ नौजवान को नौकरी मिली? नहीं मिली। आप देख सकते हैं कि एसएससी प्रोटेस्ट यही वो जगह है जहां पे आए दिन प्रोटेस्ट होता है एसएससी के खिलाफ। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी वैकेंसी में करप्शन आ जाता है, कभी सीट बिक जाता है, किस तरह से धांधली होता है आप देख लेंगे दिल्ली से तो ये लेकर। धांधली करने वाला है कौन जो अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा है, और सिर्फ जो दाव पे लग रही है तो युवाओं की जिंदगी लग रही है? ये सवाल हमें सरकार से करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के अंडर में आपको सारी। लगता है कि सरकार हम जैसे पत्रकारों को जवाब देगी, सरकार गोदी मीडिया को जवाब देती है जो सवाल ही नहीं करती? देखिए, इसमें तो हम यही बोलेंगे कि सरकार किस तरीके से, जो गोदी मीडिया उनको खरीद, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो कि टीआरपी के बदौलत चल रही है, हम ये देख रहे हैं किस तरह से बिक चुकी है। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा, कुछ मीडिया भी इस देश में अभी जिंदा है, जिनकी जमीर अभी मरी नहीं है। वो जो यहाँ की हक की लड़ाई है, जो कि बेसिक डिमांड है कि नौकरी मिले नौजवान को, इस देश में नौजवान पढ़े। अगर महिलाओं के साथ गलत होता है, आदिवासी के साथ गलत होता है, तो कुछ मीडिया अभी हमारे साथी, उनका इतना जमीर नहीं गिरा, वो देश के लिए आवाज अपनी उठा रहे हैं। और हमें बहुत फक्र की बात होती है कि अभी भी मीडिया ऐसे हैं जो कि बिकी नहीं है इस सरकार के खिलाफ। बहुत कोशिश की 11 सालों में, साढ़े लेकिन 5 साल का समय बीत चुका है इस मामले को लेकर, पूरे 11 से 12 लोग अभी भी जेल में। आज आप लोग फिर जंतर मंतर पे नजर आए, अब क्या मांग है आपकी, और क्या कोर्ट से मांग करी या केंद्र सरकार से कुछ उम्मीद है? देखिए, हमारी जो लड़ाई है 2014 के बाद से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हमारे साथी, चाहे शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, मुनसिबा फातिमा हो, किस तरह से 5.5 साल से जेल में बंद है। और हमें बता देना चाहते हैं कि आप जिस तरह से काले कानून का दुरुपयोग कर रहे हो, यूएपीए, लेकिन हम आपको बता देना चाहते, जब तक हमारे साथी, हमें मालूम है कि उनका कसूर कुछ भी नहीं था। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, उनका कसूर क्या था कि सीए एनआरसी के खिलाफ जो कि काले कानून लाए थे, उनका विरोध कर रहे थे। उनका कानून क्या था कि शाहीन बाग में महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, क्या कसूर था उनका? आपने यूएपीए के तहत उनको किस तरीके से बेहद बेहद बेरहमी से उनको बंद करके रखा। अभी आप देखेंगे कि चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। आप देखेंगे फोटो किस तरह से, अभी प्रशांत किशोर ने बताया कि उनके आवास के बाहर का फोटो, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंसी हुई थी। तो हम देख सकते हैं किस तरह से गलत कानून का उपयोग करके, गलत गलत तरीके से बयान लेके, गलत गलत तरीके से जो मुस्लिम पे अत्याचार कर रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे। आने वाले टाइम में हम 5.5 साल से नहीं, हम 10 साल से लड़ रहे हैं। आने वाले टाइम में भी हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारे साथी छूट न जाए। और ये यूएपीए जो कानून, बाबा साहब जो संविधान लेकर आए तो संविधान में साफ साफ मेंशन था कि दलित तबका हो, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख हो, ईसाई हो, सब अपना धर्म मान सकते हैं, सबको पूरी तरीके से आजादी है, यही लोकतंत्र है हमारा। उसके बावजूद भी अब आप देखो, लगा कि संविधान अगर बदला जाता है तब आप लोगों को, खास करके मुस्लिम तबका, जो दलित है, माइनॉरिटीज है, उनको बड़ा खतरा हो सकता है। देखिए, ये खतरा पूरे देश के लिए है। हम और आप जैसे अभी बोल रहे हैं कि ये बस दलित मुसलमानों के लिए खतरा नहीं है, ये पूरे देश के लिए खतरा है। क्योंकि ये सरकार आई है 2014 के बाद, इनका अटैक अगर हम देखें तो संविधान पे है। अभी आप देखेंगे कि जो कि बेसिक राइट्स, हमें वोट का अधिकार होता है, चाहे अंबानी अडानी हो या फिर जो कोई भी दलित, महिला, आदिवासी हो, सबका अधिकार है वोट देने का। लेकिन हमने बिहार में देखा किस तरीके से संविधान पे अटैक करके 65 लाख लोगों को, आपको मालूम है 2024 में लोकसभा का चुनाव होता है, वही वोटर उस समय भी थे, अभी भी 1 साल में क्या बदलाव आ गया। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि वोट किसके कटे हैं। अगर आप देखेंगे 65 लाख में से 32 लाख महिलाएं हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटा है। इनको मालूम है कि ये लोग मुस्लिम, दलित, आदिवासी, इनके वोट कटे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि ये जो लोग हैं, ये लोग हमारे साइड नहीं है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि वोट का अधिकार सबका है। और ये जो कानून ला के वापस, मतलब जो संविधान है, बार बार जो अटैक कर रहे हैं, बेसिक जैसा कि मैंने बताया कि वोट देने का अधिकार पे भी अटैक इनका है। लेकिन हम इसके लिए भी लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक ये जो 65 लाख लोग। लेकिन आप सरकार की बात क्यों नहीं समझ रहे? सरकार ने जो इलेक्शन कमीशन बिहार में कर रहा है उसमें एसआईआर वो लेकर आता है, डॉक्यूमेंट्स में वो मांग रहा है, सीएनआरसी की बात होती है, डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, सब डॉक्यूमेंट्स दे दे तो बात ही खत्म। नहीं, एक बात बताइए हमें, क्या आप, आसाम हो गया, बिहार हो गया, उत्तर बिहार हो गया, लोग आजादी के पहले से उनके पुश्तैनी पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ रही है। अगर बारिश आती है, बाढ़ आता है, आपको भी पता किस तरह से फ्लड आ रहा है, कोसी कहर आपको भी मालूम है, बिहार, आसाम में किस तरह से आता है। तो उनके कागजात क्या बचे हैं?
उनके, और ये बस मुस्लिम से ही क्यों, दलित से ही क्यों, बिल्कुल, क्यों? ये आप देख सकते, हिंदुत्व को तो मजबूत करना है ना। आप ये देख सकते हैं कि जो अटैक है ये हिंदुत्व के साथ साथ, हमें मालूम है कि हिंदू के साथ साथ जिस तरह से मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं। ये डिवाइड एंड रूल लाना चाहते हैं कि हम, जो आपको भी वो तो अंग्रेजों का काम था। लेकिन उनका भी काम ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जितने भी साथी जेल में बंद है उनका आइडेंटिटी ये देख के बंद किए हैं। आपको मालूम होगा कि अभी आप देखेंगे 90% लोग जो जेलों में बंद है वो दलित हैं, मुस्लिम है, महिलाएं हैं, और उसमें से भी देखेंगे 30% पे बस 4 सीट बनती है। लेकिन अगर आप देखेंगे उसका परसेंटेज 2% ऐसा है डाटा, जिस तरह से एट्रोसिटी दलित महिलाओं माइनॉरिटी के साथ हो रही है, 2% डाटा है कि फाइनल जस्टिस तक पहुंच पाती है। तो हम देख सकते हैं किस तरह से न्यायपालिका का भी धज्जियां उड़ाया जा रहा है। इस सरकार में ये भी हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका किस तरीके से काम करती है। अगर बाबरी मस्जिद का सुनवाई करती है तो अगले दिन वो गवर्नर बन जाते हैं। हमें देख सकते हैं कि आपको याद होगा गोगोई साहब जी, वो राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा, हमें सवाल ये जो उठाना पड़ेगा कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, न्यायपालिका से लेके इनके जो गोदी मीडिया है, इनके जो सरकार है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल करती हूँ कि तारीख पे तारीख दी जा रही है, 22 तारीख आप लोगों को मिल चुकी है, 22 तारीख से क्या उम्मीदें हैं और देखिए, न्याय मिलेगा? 20 से 25 बार हमने 5.5 साल में देखा, हर एक्टिविस्ट जो भी है, हर स्टूडेंट जो जेल में बंद है, किस तरीके से बार बार कोर्ट में बार बार तारीख पे तारीख आ रही है। इनका इनका हमें पता है कि इनका कसूर कुछ नहीं था, लेकिन ये सरकार की मानसिकता हमें समझनी पड़ेगी। इनको ये पता है कि ये लोग सवाल करते हैं हमारे खिलाफ, अगर हम गलत कर रहे हैं, सरकार बीजेपी अगर गलत कर रही है, आरएसएस गलत कर रही है, तो उनके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। तो ये जेल में बंद इसलिए करना चाहता है ताकि आवाज बंद हो, और उनके जैसे जो नौजवान हैं वो आवाज नहीं उठाए। लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं, तुम एक सर्जिल को अंदर बंद करो, एक उमर खालिद को बंद करोगे, हम 100 उमर खालिद, 100 सर्जिल इमाम इस जमीन पे लाएंगे और आपके खिलाफ खड़े होंगे।